अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूं गजल अमान। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। आप सबको खुश आमदीद एक बार फिर से सुबह की सोच में। यकीनी तौर पर आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी, आगाज भी हो चुका होगा। और आज तो वैसे धूप है, मैं जब आ रही थी तो वैसे इस्लामाबाद में तो आज इस्लामाबाद में तो इंग्लैंड वाला और लंदन वाला वेदर बना हुआ था ना, वो अब थोड़ा सा खत्म हो गया है। लेकिन ये है कि ठंड मुझे अब थोड़ी थोड़ी लगती है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं। क्योंकि वैसे अगर लास्ट टाइम की बात करें तो तब इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन आप देखते हैं कि कितनी सर्दियां पड़ती हैं। एग्जैक्टली तो याद आ गया। हाँ, अभी हम सोशल स्टोरीज से ही आगाज करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, तो सबसे पहले आपको मोटापे के हवाले से खबर देते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और फिर मैंने सोचा कि आपको बता भी दूं, क्योंकि पाकिस्तान में मोटापा अब संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा बालिग अफराद वजन की ज्यादती या मोटापे का शिकार हो रहे हैं, जो डायबिटीज, दिल के अमराज या फिर फालिज या फिर कैंसर या फिर बांझपन जैसे खतरनाक नताइज का सबब भी बन रहा है। और अगर इसके फौरी इक़दाम ना किए गए तो नौजवानों में अमवात और माजूरी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। और इस बात का इंकशाफ हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, बल्कि रिसर्चर्स कर रहे हैं, मुल्की और बैनुल-अक़वामी माहिरीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को खबरदार किया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के प्रोफेसर वसीम हनीफ ने यह कहा है कि जनूबी एशियाई अफराद कम वजन पर भी ज़्यादा खतरात से दोचार हो सकते हैं और उनके लिए BMI की मिसाली हद यानी कि 23 होनी चाहिए। उन्होंने मोटापे को एक दायमी मर्ज करार देते हुए भी कहा है कि नौजवानी में जानलेवा भी साबित हो सकता है। और लाहौर में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस हुई, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, उसमें माहिरीन ने यह कहा कि उन्होंने एक नई दवा दरियाफ्त की है, जेनेरिक वर्जन की दस्तयाबी का उन्होंने खैर मकदम भी किया, जो वज़न में 25% तक कमी ला सकती है। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि दवा के साथ मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए, बाकायदा आपकी वर्जिश होनी चाहिए, आपका एक लाइफस्टाइल तब्दील होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपरली, जिस तरह आपने किस वक्त एक्सरसाइज करनी है, किस वक्त क्या कुछ खाना है, कितना खाना है। और माहिरीन ने यह भी खबरदार किया है कि अगर मौजूदा रुझानात पर करार रहे तो 57% पाकिस्तानी बच्चे 35 साल की उम्र से पहले मोटापे का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है गजल, और ये इस तहकीक से मैं एग्री भी करता हूँ। इसमें हमारे डाइट प्लान का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हमने देखा है कि किसी ज़माने में, अब ज़्यादा दूर का ज़माना नहीं है, 20-25 साल पहले हमारे जो आबा व अजदाद थे वो देसी खुराकें खाते थे, देसी घी होता था, देसी चीज़ें होती थी। लेकिन अब उसके बाद हम थोड़ा सा शिफ्ट हुए डालडा की तरफ, और अनफॉर्चुनेटली अगली नस्ल शिफ्ट हो गई है बर्गर्स की तरफ। उन्होंने बर्गर खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। तो उसकी वजह से आपको फिर इस तरह के मोटापे के मसाइल होते हैं। आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, आपको अपनी वर्जिश का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी आसानी ज़्यादा हो गई है। हर शख्स की कोशिश ये होती है कि उसके पास अपनी गाड़ी हो, अपना बाइक हो, और वो घर से निकले तो बाइक या गाड़ी में हो। तो आपको अपनी वर्जिश के लिए और अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वक्त निकालना होगा वर्जिश के लिए भी। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक और पाकिस्तान का अलमिया। एक तरफ गजल ने आपको मोटापे का अलमिया बता दिया और मैं आपको एक और अलमिया बताता हूँ। आईफोन मोबाइल के बारे में एक सर्वे सामने आया है। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में ज्यादातर लोग नॉन PTA या फिर JV आईफोन मोबाइल सिर्फ ये जाहिर करने के लिए खरीदते हैं कि वो समाज में दूसरों से ज्यादा अमीर हैं। नॉन PTA और JV का फर्क मैं बता देता हूँ। नॉन PTA वो है जो PTA से अप्रूव नहीं होता, वो मोबाइल चोरी के नहीं होते। लेकिन JV मोबाइल किसी ना किसी मुल्क में चोरी हुए होते हैं, और वो जब आपके मुल्क में आते हैं तो वो कभी भी उनमें सिम नहीं चल सकती, उनका सॉफ्टवेयर ब्लॉक होता है, सिर्फ आप वाईफाई पे उनको चलाते हैं। और ये JV मोबाइल पाकिस्तान की मार्केट में बहुत आम है। वो ये भी जाहिर करते हैं कि वो कई एतबार से या तो लोगों में सबसे अच्छे लगें, जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो आईफोन खरीदते हैं। और ये देखा जाता है कि हमारे समाज में फ़ोन राब्ते के लिए कम और अपना दर्जा दिखाने के लिए ज़्यादा ख़रीदा जाता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अच्छी खुसूसियात या फिर अच्छे अखलाक के हामिल लोगों से ज़्यादा जो मशीनी मोबाइलों को अहमियत दी जाती है। और बहुत से लोगों के लिए आईफोन ख़रीद कर रखना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती उनको, लेकिन वो इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं, इशो इशरत और समाजी हैसियत ज़ाहिर करने के लिए वो आईफोन रखते हैं। हालांकि उस आईफोन की कीमत दूसरे आईफोन के मुकाबले जो PTA वाला आईफोन है शायद आधी होगी, JV वाले से तो और ज़्यादा आधी होगी। लेकिन उन्होंने हाथ में उठाया होता है ना, कहते हैं यार कि बस ठीक है। हर बंदे दूर से देख के कहना होता है ये आईफोन इसने उठाया हुआ, इसका स्टेटस सिंपल बड़ा अच्छा। अब तो 17 भी आ चुका है और कल भी उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। बहुत सारे लोग 17 की तरफ भी जाएंगे, मतलब कितनी सीरीज इसकी आ चुकी है। लेकिन खैर, जो आपने बात की है, अगर उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ठीक है, लेकिन अगर इस दूसरे एक पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी का एक अपना कंफर्ट लेवल होता है, उनकी सेल्फ अचीवमेंट्स भी होती
हैं, कोई लोग अपनी मेंटल प्रायोरिटी को भी देखते हैं कि यार हमें ये रखना चाहिए। ज़ाहिर अब एक सादा फ़ोन और आईफोन में पिक्चर्स का काफ़ी फ़र्क है, फिर बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। तो बेसिकली बताना ये मकसद तनकीद करना नहीं है किसी पर भी, लेकिन बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें पनप रही हैं। नहीं, हम तनकीद नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पीटीए वाला ले लें, एग्जैक्टली, ज़ाहिर है वो हर कोई अपने जाविये से उस हाँ। खबर को देख सकता है ना, तो इसलिए मैंने क्लियर भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं और एक तोतों की खबर आपके साथ शेयर करते हैं। तोता एक ऐसा ज़हीन परिंदा है जिसे कुदरत ने ये सलाहियत दे रखी है कि वो ना सिर्फ मुख्तलिफ आवाज़ों को याद कर सकता है बल्कि उन्हें दोहराता भी है। लोग अपने घरों में ऐसे तोते रखते हैं, मेरे अपने घर में तोते हैं जो बोलते हैं, बातें करते हैं और बहुत शौक से पाले हुए हैं, और उनके नाम भी दोहराए जाते हैं। मतलब जैसे हम घर जाएं तो हमारा भी नाम लेते हैं, तो छोटे मोटे जुमले भी अदा करते रहते हैं अक्सर। लेकिन बाज़ औक़ात ये तोते कुछ गैर अखलाकी अल्फाज और जुमले भी सीख लेते हैं। तो खबर कुछ यूं है कि बरतानिया के मशरकी हिस्से में वाक़े लिंकनशायर वाइल्ड लाइफ सेंटर की कॉलोनी में कायम एक चिड़ियाघर में अफ्रीकी नस्ल के 5 सुरमई तोते थे, और उन तोतों ने क्या किया, उन्होंने इंतज़ामिया ने उन्हें बदकलामी करने और मेहमानों को गालियां देने के बायस अलग कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि तोते गाली देने के बाद एक साथ बैठते थे और फिर वो हंसते भी थे, जिस पर आने वाले लोगों को वो ज़ाहिर लोग हैरान भी होते थे और महजूज भी होते थे कि ये क्या हो रहा है। और इंतज़ामिया के मुताबिक तोतों को कुछ वक्त के लिए अभी अलहदा रखा गया है ताकि उनकी आदतें बदल सकें। बिल्कुल ऐसे तोतों को अलहदा रखा गया, और ये वैसे भी माहौल के ऊपर बड़ा डिपेंड करते हैं। आपको जिस किस्म के इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, आपकी आदत, आपके तौर तरीके उस तरह के इन्वायरमेंट के हो जाएंगे। अगर आप हमें हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो हम थोड़ी अरसे बाद वही काम कर रहे होंगे जो वहाँ पे डॉक्टर्स कर रहे होंगे या नर्सेज कर रहे होंगी। और एक अगर हमारे इदारे में आ जाएंगे, आप मीडिया में आ जाएंगे, तो आप के जो क्या कहते हैं तौर तरीके बदल जाएंगे, एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। खबरदीन वजात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर है मेरे पास। साइंसदानों ने डायबिटीज़ के जो इलाज है उसमें तारीख साज कामयाबी हासिल की, और पहली बार एक मरीज़ में जीन एडिटिंग के ज़रिए तरमीम शुदा लबलबे के खुलियात ट्रांसप्लांट किए गए, जिसके बाद वो बगैर किसी एंटी रिजेक्शन दवा के खुद इंसुलिन पैदा करने लगा। ये मरीज़ 42 साल शख्स है जो बचपन से टाइप 1 डायबिटीज़ में मुब्तला था। अमरीकी माहिरीन ने इसके जिस्म में डोनर आइसोलेट सेल्स मुंतकिल किए, ताहम इससे कबल इन खुलियात में जदीद टेक्नोलॉजी CRISPR के ज़रिए 3 जीनियाती तरामीम भी की गई। इन तरामीम में ऐसे मार्कर्स को हटाया गया जो टी सेल्स को गैर मुल्की खुलियात में पहचानते हैं और पहचानने में मदद करते हैं, जबकि एक प्रोटीन CD47 शामिल किया गया जो जिस्म के मुदाफ़ियाती इम्यून सिस्टम जो होता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम, उसके हमले को रोकने में मददगार साबित होते हैं। और माहिरीन के मुताबिक ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ 12 हफ्तों में ये खुलियात फ़ाल हुए और मरीज़ के जिस्म ने खाने के बाद ब्लड शुगर में इजाफे पर इंसुलिन पैदा करना शुरू कर दी। हैरत अंगेज़ तौर पर मरीज़ को किसी किस्म के जो एक्स्ट्रा दवाएं थी वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और तहकीक में यह भी दिखाया गया कि सिर्फ वही खुलियात जिंदा और कारामद हैं जिनमें तीनों तरामीम मौजूद थी, जिससे इस जीनियाती तरीका इलाज की कामयाबी को बराह रास्त साबित किया गया। और अगरचा मरीज़ को अभी भी मजीद इलाज की ज़रूरत है, वो मुकम्मल तौर पर इंसुलिन फ्री नहीं हुआ, ताहम साइंसदानों का कहना है कि यह तजुर्बा इस बात का सबूत है कि मुस्तकबिल में जीन एडिटिंग और खुलियाती ट्रांसप्लांट के जरिए टाइप 1 डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ का देर पा इलाज मुमकिन हो सकता है। अच्छा, वैसे इट्स अ वेरी ह्यूज ब्रेक थ्रू अगर ये हो गया कामयाब, जिस तरह से आपने कहा कि अभी मजीद इलाज की भी ज़रूरत है, जो मरीज़ होगा उसको, माहिरीन भी ये कह रहे हैं। लेकिन अगर ये मुमकिन हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने टाइप 1 हमेशा से सुना, टाइप 2 हमेशा से सुना, फिर इंसुलिन, फिर मेडिसिन, मतलब अब तो एक ऐसा टाइम आ चुका है कि डायरेक्ट भी लोग इंसुलिन की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर इंसुलिन से जान छूट जाएगी बहुत सारे लोगों की। ज़ाहिर इंजेक्शन लगाने होते हैं, और जो इंजेक्शन भर के लगाना तो बहुत वो एक आप ये कहें कि तकलीफ दे अमल भी होता है। और जिस तरह से आज बच्चों में ये मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है, हमने इसके ऊपर बाकायदा एक सेगमेंट भी किया था, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद ये लाइलाज मर्ज है और अच्छे अच्छे कंट्रीज से इसका इलाज कराते हैं, लेकिन शायद मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये हो जाता है ना, तो एक बार फिर मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी खबर होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहाँ पर शदीद बारिशों के सबब होने वाली लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो जाने के बाद राजस्थान के 4 तलबा को अपने इम्तिहानी मरकज़ तक पहुंचने के लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो गई थी कि उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, उसकी मदद ली। और राजस्थान के जो 4 तलबा थे, उन्होंने उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी थी जहां पर वो B.Ed का इम्तिहान देना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने जाना था। उन्हें इम्तिहान देने के लिए मैंने सियाड़ी के RS टोलिया PG कॉलेज पहुंचना था, और उसमें से एक जो
जो उसमें एक बच्चा था, उन्होंने बताया कि जब 31 अगस्त को हम हल्द्वानी पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि जो मनसियाड़ी जाने वाले तमाम रास्ते हैं वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हैं और हमें लगा कि हम इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। फिर उन्होंने एक निजी कंपनी के बारे में उनको मालूम हुआ जहां वो हल्द्वानी और मनसियाड़ी के दरमियान हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि ख़राब मौसम था और ख़राब मौसम की वजह से ये सर्विस भी फ़िलहाल उस टाइम तक बंद थी। उन्होंने कहा कि हमने तो हेरिटेज एविएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात की है और उनसे ये दरख्वास्त की है कि हमें हल्द्वानी से मनसियाड़ी पहुंचा दें। तो उन्हें बताया गया कि अगर हमने इम्तिहानी मरकज़ ना पहुंचे, हमने अगर इम्तिहान ना दिया तो हमारा पूरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमें महफूज तरीके से हमारे जो सेंटर था वहाँ पे पहुँचा दिया और फिर वापस हल्द्वानी भी हमें छोड़ दिया और हेलीकॉप्टर का किराया फ़ी शख्स एक तरफ का 5200 रुपीज़ था। वैसे काफ़ी मुनासिब कराया है, क्योंकि हम कोई अमेरिका की या फिर इस जगह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि भारतीय रियासत उत्तराखंड की बात करें और उत्तराखंड में अगर इस तरह की हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं तो ये डेट इज़ क्वाइट अमेजिंग। मैं तो समझ रहा था कि शायद गज़ल आगे जाके बताएंगे कि उत्तराखंड में किसी आर्मी उनकी आर्मी ने या फिर उनकी पुलिस ने या उनकी इंतज़ामिया ने उनको हेलीकॉप्टर सर्विसेज दी, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज चल रही हैं। दैट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग एंड अमेजिंग फॉर मी। और चलें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उनके इम्तिहानात भी हो गए और उनका इतना किराया भी नहीं लगा जितना किराया वो बता रहे। इतना किराया तो आजकल यहाँ से लाहौर का लग जाता है। ख़वातीन, वो भी बस में, जहाज़ की तो आप सोचें ना। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। नॉर्मली ये ख्याल किया जाता है कि बालों का सफ़ेद होना सिर्फ उम्र बढ़ने का नतीजा होता है, लेकिन ज़िंदगी के तजुर्बात भी इसका सबब होते हैं। मगर क्या वाकई किसी फ़र्द की ज़िंदगी के तजुर्बात बालों की रंगत को बदल सकते हैं? इस हवाले से साइंस ने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की हैं। साइंस के मुताबिक उम्र बढ़ने से बालों की रंगत में कुदरती तौर पर तब्दीली ज़रूर आती है, मगर मखसूस अनासिर को इसमें शामिल किया जाए तो उसमें, जिसका मतलब तनाव एक बहुत बड़ा अनासिर है जिसकी वजह से इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। आपके ज़हनी तनाव की मैं बात करूँ और रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी हो या फिर माली मामलात का इंतज़ाम हो या फिर किसी रिश्तेदार से ख़राब ताल्लुक़ हो, तनाव की वजह से कुछ भी हो सकते हैं। और वैसे तो मामूली तनाव नुकसानदेह साबित नहीं होता, बल्कि इंसान को हालात से मुकाबला करने में मदद फराहम करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तनाव हो जिस्मानी और ज़हनी एतबार से तो मनफी असरात मुरतब ये कर सकते हो, बल्कि मुख्तलिफ अमराज का शिकार भी आपको कर सकता है। मगर ये बात याद रखें कि बालों की कबल अज़ वक्त सफ़ेदी के हवाले से तनाव को बुनियादी अंसर भी नहीं माना जाता। इस हवाले से जीन्स में भी आपकी जीन्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, मगर तिबी माहिरीन के मुताबिक दायमी तनाव का शिकार रहने वाले अफराद बालों की सफ़ेदी का अमल उनका तेज़ हो जाता है। सो आपकी अगर जीन्स में है, आपके बाल सफ़ेद होंगे। और अगर आप हर वक्त तनाव में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। एग्जैक्टली। वैसे आपके तो नहीं हुए ना अभी? मेरे भी थोड़े नहीं हुए बहुत तभी। थोड़े बहुत। अच्छा, अभी आपके है फैमिली बैकग्राउंड या नहीं, फिर फैमिली वैसे? बैकग्राउंड नहीं है। मतलब मेरी जो उम्र है इसमें मेरे जितने भी क्लास फेलोज उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं, ज़ाहिर है पीछे तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन ये जो मेरे बाल सफ़ेद है उसकी वजह है, वो वजह भी बता देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ करते हैं, जेल यूज़ करते हैं, क्योंकि रोज़ आके हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने बाल बनाने, तो उसकी वजह से भी 2-3 साल में मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज। अच्छा, वैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनकी एज नहीं होती लेकिन उनके बाल बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी उम्र में भी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। छोटी उम्र में भी बहुत बच्चों के भी मैंने बाल सफ़ेद देखे हैं। तो इसकी वजह यही है कि वो फिर फैमिली बैकग्राउंड होता है, क्योंकि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि शायद इनके बाल अभी से सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, कोई ख़ास बीमारी है या कुछ, तो वो फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी होते हैं। तो ये रिसर्च जो आई है वो आपको बताई है। तो यहाँ पर सोशल स्टोरीज हमारी इख्तिताम हो गई। यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी, आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव भी काफ़ी थी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अब कुछ बात करेंगे एनडीएमए की जानिब से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला जिसमें गरज चमक के साथ बारिशों के बायस सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए के मुताबिक सिंध में कराची, हैदराबाद, जामशोरो, ठट्टा बदीन, तजावल, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, दादू, जैकबाबाद और दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जिसके बायस नशेबी और शहरी इलाके ज़ेर आब आने और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। सक्कर, रोड़ी, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर में भी
वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके बायस किरथर रेंज में बरसाती रेलों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA ने मशवरा दिया है कि पानी में डूबी सड़कों और अंडर पासिस को क्रॉस करने से गुरेज करें, जबकि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के खतरे से 2-4 इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज भी करें। एग्जैक्टली जिस तरह से आपने कहा कि कल भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश है और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि कल 11 तक ये सिस्टम थोड़ा सा थम जाएगा। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आबदा खान। थैंक यू सो मच आबदा। कि आज भी तेज बारिश का इम्कान है, कल से वक्फे से बारिश हो रही है, इवन दैट कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी देखिए गजल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है। अर्बन फ्लडिंग जो है वो कराची में हो चुकी है, क्योंकि कल से जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो रात भर जारी रहा है और अभी तक बारिश का जो सिलसिला वो थमा नहीं है। कम हो चुकी है बारिश, लेकिन बारिश जो है वक्फे वक्फे से हो रही है और इससे कराची की सूरत हाल इंतहाई अब तक हो चुकी है। और कराची के जो नशेबी इलाके हैं या मेन शाहराह है वो भी सैलाबी सूरत हाल का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सुराब रोड की, तो सुराब रोड के जो करीब सारी आबादी है वहां पर सैलाबी सूरत हाल है, लोग जो है वो घरों में महसूर हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लियारी नदी की, तो लियारी नदी बिफर गई, उसका पानी घरों में दाखिल हो गया और बड़े बड़े कंटेनर जो हैं जो हाईवे पे लियारी हाईवे पे के ऊपर जो थे वो तक बह गए हैं और उस पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम मेन शाहराहों की बात करते हैं, जैसे सखी हसन चौरंगी हो गई, नॉर्थ कराची का एरिया हो गया, ये जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। ट्रैफिक की आमद रफ्त जो है वो रात से ही रोक दी गई है और वहां पर इंतहाई बुरी सूरत हाल है। इसी तरह हम बात करेंगे जाट का इलाका है यूसुफ गोट के जो मकीन है वो बिल्कुल घरों में महसूर हो चुके हैं। वहां पर इमदादी टीमें जो है पहुंचना शुरू हो चुकी है ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा जो रेंजर्स के दस्ते हैं वो भी रात भर जो है अपनी प्राइज सर अंजाम देते रहे और ये अलर्ट जारी था। ये तकरीबन 10 दिन पहले अलर्ट जारी था और हम लोग भी बताते रहे मीडिया के थ्रू के गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा था वो बहुत पहले ही बता दिया गया था और बताया जाता रहा, लेकिन इस दफा जो है लोग घरों से कम निकले, तो जिसकी वजह से जो है ठीक हो गया। अब सिंध गवर्नमेंट ने शायद आज आम तातील का ऐलान भी कर दिया। सिंध गवर्नमेंट के पास शायद सबसे इजी वे आउट यही होता है कि आम तातील का ऐलान कर देते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन तहसीन आबदी भी मौजूद थी एक दिन पहले। उनके मुताबिक तो रिलीफ कैंप्स बड़े अच्छे से मैनेज हैं और 24/7 उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। रिलीफ कैंप्स में आवाम नहीं आ रही, वो तो हमारे साथ बैठ के आवाम से ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि आवाम किसी तरह से रिलीफ कैंप्स में आए। गवर्नमेंट की जानिब से गवर्नमेंट फैसिलिटी में तमाम तर इंतजामात मौजूद हैं। ये फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पे, क्या इंतजामात नहीं किए गए गवर्नमेंट की जानिब से जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट की जानिब से देखें तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। मेयर कराची भी जो है बारिश से एक दिन पहले तमाम शाहराहों का विजिट करते रहे, रात भर भी वो मौजूद थे और हेल्पलाइन तक तारीफ कराई गई। जहां जहां लोगों को इमदाद की जरूरत थी यही बार बार बताया जा रहा था कि वो यहाँ पर राब्ता करे। और इसी तरह अगर बात करें गदाब की, तो सबसे पहले जो है वहां पर एक छड्डू डैम है, वहां से सैलाबी रेला गुजरा जिससे एक रिक्शे समेत खातून भी बह गई, उनको भी रेस्क्यू किया गया। इसी तरह ईसा नदी की हालत इंतहाई बुरी रही पूरी रात और वहां पर भी रेस्क्यू की टीमें और रेंजर्स के जो जवान है वहां पर पहुंचे। 2 मियां बीवी उसमें बह गए, उनको भी बाहिफाजत निकाला गया। इंतजाम तो मुकम्मल थे, लेकिन जिस तरह की बारिश हुई है और सैलाबी सूरत हाल हुई है, नदी नाले बिखरे हैं, तो उससे जो है फौरन कंट्रोल करना जरा की जानिब से मुश्किल हो गया। लेकिन इंतजाम जो थे वो गवर्नमेंट की जानिब से मुकम्मल थे और रिलीफ भी उनको दिया जा रहा है। इसी तरह मैं बता रही थी कि यूसुफ गोट के जो मकीन है वो भी अपने अपने घरों में महसूर है और सैलाबी सूरत हाल है और रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। आज भी दिन भर जो है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब तक ये बताएं कि हम रात को भी देख रहे थे, हमारे पास फुटेजेस आ रही थी सोराब गोट, वहां पर हमने देखा कि जो हेडक्वार्टर है वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे-आब था, रेंजर्स हेडक्वार्टर, वहां पर हमने देखा पानी पानी था, इंतजामात मुकम्मल थे। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया इससे पहले हसनैन ने भी कि हमारे साथ स्पोक पर्सन भी मौजूद थी, वो भी कह रहे थे। पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि जो मलीर और लियारी नदियां हैं वो बिफर गई हैं, पानी आबादियों में दाखिल हो गया है, तो क्या फिर लोगों को पहले से पता था तो वो क्यों मुंतकिल नहीं होना चाहते, क्यों अपनी इस तरह से जानों को दाव पर लगाया हुआ है?
लोगों को बहुत कहा जाता है, इस तरह रिलीफ कैंप भी कैंप किए जाते हैं, लेकिन लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसी तरह सुराबगोट का जो एरिया है वो भी मकीन भी अब बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग उनके घरों में पूरे घरों में पानी आ चुका है और इंतजामिया की जानिब से जो है काम किया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक हो गया आबदा, थैंक यू सो मच। हो जाएगा साबदा खान हमारे साथ कराची से मौजूद थी। अब हम अंदरून सिंध का जहाँ पे हमारे साथ जुल्फ़िकार जानी मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सर जानी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त अंदरून सिंध के, स्पेशली मोरो के और मोरो के गिरदोनवा के इलाकों के? थैंक यू सर। मोरो में तो एक तरफ तो बारिश पड़ रही है और दूसरी तरफ आपको बताएं कि मोरो से जो सतुजा तक जो कौमी शाहराह का रोड जाता है, जो पंजाब से कराची जाने वाली गाड़ियां यहाँ से ही गुजरती है। पंजाब की सारी गाड़ियां जो पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला जो भी गाड़ियां हैं वो यहाँ से गुजरती है। आपको बता चलें कि मोरो से सतुजा तक को कौमी शाहराह पर जो ज़ेर तमीज़ सड़क आवाम के लिए सहूलत के बजाय अज़ाब बन गई है, जहां तमीर काम की सुस्त रफ्तारी, नाकस मयार और हिफाजती इक़दाम की कमी के बायस मौत रक्स कर रही है। रोजाना छोटे बड़े हादसा पेश आ रहे हैं, जिनमें कई वालिदैन से उनके लगते जिगर और कई बच्चों से उनके वालिदैन जुदा हो चुके हैं और ये जो काम है वो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। मकामी लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन इन शिकायत का कोई अजाला नहीं हो रहा। आपको ये बताया चले कि तकरीबन 2 दिन कबल जो है वो कराची से अपने प्यारे की मैयत लेके आ रहे थे लोग, जो एक ही खानदान के तकरीबन 7 अफराद है वो हादसे का शिकार हो गए थे। उनकी गाड़ी बिल्कुल ही तबाह हो गई और उनकी जो लाशें वो खेपुर के रहने वाले थे उनकी वहां रवाना। अच्छा जुल्फ़िकार, ये बताएं कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पूरी सड़क के हवाले से हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अभी यहाँ पर तामीराती काम होता है, लेकिन मशीनरी यहाँ पर अक्सर हमने खड़ी हुई देखी है, कोई ऐसा काम नजर नहीं आता। अगर काम होता तो जिस तरह से नकासी आपका भी काम हो सकता था वो भी पॉसिबल हो जाता, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंतजामात नहीं थे मुकम्मल तौर पर कि इतना ज्यादा ये इलाका मुतासिर हुआ है? इंतजाम तो नहीं है यहाँ पे। जो काम था वो चाइना कंपनी किसी को दिया हुआ था, लेकिन वो भी पेडी ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है, तो वो कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा यहाँ पे काम पे, जिसकी वजह से तकरीबन रोज हादसा होते हैं। लोग की टांगे टूट जाती है, किसी की बाहें टूट जाती है, कोई फोत हो जाता है, या तकरीबन यहाँ पे जो मौत है ना वो रक्स कर रही है, लेकिन किसी का भी यहाँ जो है ना वो तवज्जो नहीं है काम में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो नेशनल हाईवे 5 की हम बात कर रहे हैं, ये पंजाब को सिंध से मिलाती है, लेकिन ये बरसों से जब भी हमने इसमें ट्रैवल किया है तो पंजाब की रोड्स का कुछ और हाल होता है, नेशनल हाईवे 5 का कुछ और हाल होता है, क्योंकि पंजाब तक तो अब ऑलमोस्ट हर पार्ट तक मोटरवे जाती है। सो क्या वजह है? क्योंकि हादसे का भी आपने जिक्र किया, एक हादसा 2 दिन पहले भी हुआ, पूरी की पूरी फैमिली उसमें वो शहीद हो गए। उस हवाले से कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं करती, गवर्नमेंट नोटिस नहीं लेती, जो ठेकेदार हैं या फिर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, वो वहां पे एक ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं और उसके बाद रोड अभी भी खस्ता हाली का शिकार है। सर देखिए ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो मैदान में बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही और ना ही मोटरवे पुलिस अपना असल किरदार अदा कर रही है। सड़क पर हिफाजती निशानात की कमी, ट्रैफिक को मुतबादल रास्ता ना देना और बगैर किसी हिकमत अमली के काम जारी रखने के बायस हादसा मामूल बन चुके हैं। लोग का कहना है कि मोटरवे पुलिस का काम सिर्फ मुसाफिरों को जुर्माना करने तक महदूद हो गया है, जबकि इंसानी जानें बचाने, ट्रैफिक की रवानी को महफूज बनाने और सड़क की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे यहाँ पे कोई भी। चले, अच्छा जुल्फ़िकार, ये तो आपने बताया कि यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं है, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा, बस सिर्फ दावे किए जाते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से पहले हम जिक्र कर रहे थे, कराची में भी बारिश जारी है, गुज़श्ता रोज से जारी है, कल थमने का इम्कान है, अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सैलाबी सूरत हाल के वाले से बताएगा, कितनी नदियाँ वहाँ पर, कितनी आबादियाँ वहाँ पर मुतासर हुई हैं, कितने लोग मुतासर हुए हैं? अभी बारिश को यहाँ पे जो मोरो शहर है ये दरिया सिंध पर वाक़ है, यानी कि नजदीक है यहाँ पे दरिया सिंध, तो वहाँ के जो कच्चे के इलाके वो तकरीबन जो वो मुतासर हुए हैं। कच्चे का इलाका तो पूरा डूब गया था। जी जी,
तो वहाँ पे जो जिला इंतजाम है, तहसील इंतजाम है और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया ठीक हो गया, कोई जिससे ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए। जानी, थैंक यू सो मच। जानी गस, आप हमें इस वक्त मोरो और इनके हालात से आगाह कर रहे थे। जुल्फिकार जानी हमारे नुमाइंदे। खवातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत में भी कल कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया है और अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे में बरी कर दिया। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करें और मियां महमूद रशीद की बात करें तो उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और ये भी आपको वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव और शेप और पुल में केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी किया हुआ है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान की जो सजाएं हैं वो 10-10 साल की ही हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कल राना सनाउल्लाह भी सेनेटर के वो जो इलेक्शन था उसमें, हाँ जी, वो मुंतखब हो गए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। पहले राना साहब का एक शॉर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। उनका वही गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया जो है बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान ने अपोजिशन को उनकी सीटों पे जाके ऑफर की कि आए, बैठें और बैठ के जो है वो हम अपने मामलात को रिजॉल्व करें और यकजहती का जो है वो मैसेज दें। जिस जमात ने एक पॉलिसी के तौर पे वल्गैरिटी को अपनाया, ओए तोए के कल्चर को अपनाया, लान तान के कल्चर को अपनाया और अपने लोगों को, अपने कारकुनों को बाकायदा जो है वो तालीम दी, मजबूर किया कि आप अपने मुखालफिन को चोर और डाकू के नाम से जो है वो पुकारें। बात करेंगे हमारे साथ सीनियर तज़किया निगार, सीनियर सहाफ़ी फारूक आदिल साहब मौजूद हैं। फारूक साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सबसे पहले अगर 9 मई के मुकदमात की बात कर ली जाए तो उसमें पीटीआई की क़यादत को मुसलसल सजाएं मिल रही हैं। ये अब एहतसाब है, इंतकाम है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अदालत ने फैसला किया है, तो अगर हम उसको इंतकाम करार दें तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह है कि अदालत फैसला इंसाफ की बुनियाद पर नहीं दे रही, सियासी बुनियाद पर दे रही है। तो मैं देखिए, ये फैसला में किसी मुल्जिम के साथ यानी ज्यादती होती है नहीं होती, ये एक अलग मामला है। लेकिन अदालत के फैसले को हम इंतकाम कैसे कह सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो कुछ 9 मई को हुआ, चाहे पाकिस्तान के दिफाई यानी जो मराकज हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, या यानी एयरफोर्स के मराकज हैं, उस पर जो अटैक्स हुए हों या जिना हाउस पर अटैक हुआ हो, इसको क्या पीटीआई ने ओन नहीं किया? क्या पीटीआई के लोगों की तरफ से ये बातें सामने नहीं आई थी जो हमने खुद सुनी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी? बिल्कुल। खास तौर पे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर के उसके जो जिस पर कायद हैं, उन्होंने कहा आपको जगह बता दी गई है और आपको जब वहां जाके अटैक करना है। ये तो बिल्कुल सामने की बात है। तो इसको यानी मैं इस अंदाज में तो नहीं कह सकता। मैं तो इस अमल को सियासत नहीं समझता। सियासत ये है कि आप राय आमा को एजुकेट करके अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए उसे तैयार करें। राय आमा के जरिए आप अगर मुख्तलिफ जगहों पर जो रियासत के अहम सतून है उन पे अटैक करेंगे, जजों की गाड़ियां जलाएंगे, तो ये तो सियासी अमल नहीं है, ये तो कुछ और है, ये अनारकी है। तो अनारकी तो किसी सियासी मुआशरे में उसका जवाब नहीं है और ना उसकी कोई रियासत इजाजत देती है। अच्छा सर, ये बताइए कि कल हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर पंजाब से मुंतखब हो गए। आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, और इस तरह से उन्होंने बायकॉट करके इलेक्शंस का मैदान खाली छोड़ दिया। आपको नहीं लगता, आपकी असेसमेंट क्या है कि उन्होंने गलती की है? देखिए, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई तो खुद पार्टी के अंदर 3 वॉइसेस मौजूद थी कि हमें कौमी असम्बली से की नशिस्तें बरकरार रखनी चाहिए।
ताकि हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकें। और उस वक्त हुकूमत बड़ी कमजोर थी और पीटीआई की अच्छी खासी यानी मेंबरशिप थी, वहाँ अक्सरियत थी, वो उनको टफ टाइम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने असेंबली छोड़ दी, फिर पंजाब असेंबली छोड़ दी, फिर केपी असेंबली छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ तो उसको सियासी ज़ेन है नहीं जो कुछ सियासी फैसला कर सके। ठीक हो गया फारूक साहब, गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क की सियासत के ऊपर। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त पहुँचाते हैं शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एशिया कप का दंगल अब सज चुका है। एशिया कप 2025 के इफ्तिताही मैच की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी और अफगानिस्तान के 189 रन के हदफ के ताकुब में हांगकांग की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स की अगर बात करें तो उसमें 9 विकेटों पर 94 रन ही बना सकी। और आज दूसरे मैच में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात मदे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को खेलेगा। और दूसरे मैच की बात करें सबको जिसका इंतजार है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल है। और आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि एशिया की बेस्ट टीम बनने के लिए क्या किस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर मौजूद हैं। खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गजल का इब्तिदाइया तो आपने सुन लिया, एशिया की बेस्ट टीम। अब मैंने सवाल कुछ और करना था लेकिन इन्होंने आखिर में ना एक नया मुद्दा खोल दिया कि एशिया की बेस्ट टीम होने का क्राइटेरिया क्या है। सर मुझे ये बताइएगा कि हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का तो बात करते हैं जो कि अफगानिस्तान है, एशिया की नंबर 1 टीम कौन सी है? क्या हम आंखें बंद करके ये कह रहे हैं कि एशिया की नंबर 1 टीम इंडिया है, या फिर हम कल इंडिया को हरा देंगे तो पाकिस्तान भी तो नंबर 1 हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? सेकंड बेस्ट टीम बिल्कुल अफगानिस्तान नहीं है। ये गलत फहमी है कि सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है, ये प्रोपेगेंडा है जो इंडियन चैनल्स बहुत अरसे से कर रहे हैं। अभी आपने फाइनल मैच देखा था पाकिस्तान अफगानिस्तान का, पिच ट्रिकी थी, हमारे बैटर्स जो है कोलैप्स कर गए। ये जख्मी हाथी जरूर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन मरा हुआ हाथी नहीं है जिसको 1.25 लाख में बेच लेंगे। जख्मी हाथी है, खड़ा हो जाएगा अपने पाँव पे, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे फेज हमने बड़ी बार देखे, 2010 में देखे, 2014 में देखे, 2017 में देखे, फिर हमने यही फेज 2021-22 के एंड पर देखा। तो ये फेज पाकिस्तान टीम हर 6 साल बाद कोई ना कोई देख रही होती है। एक सेटल टीम और उसके मामला चेंज होते हैं तो फिर ठीक हो जाती है, चलती रहती है। पाकिस्तान क्रिकेट का यही वतीरा है। लेकिन सेकंड बेस्ट टीम मैं अफगानिस्तान को रेट नहीं करता हूँ। अफगानिस्तान की बैटिंग जो है यके बाद दीगरे कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, तो फिर अच्छी बॉलिंग साइड के अगेंस्ट उनको प्रेशर होता है, प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे तब वो सेकंड बेस्ट टीम होंगे। अभी सेकंड बेस्ट टीम पाकिस्तान है और बिल्कुल इसमें कोई आर नहीं है कि फर्स्ट बेस्ट टीम इस वक्त इंडिया है। और खाली एशिया की नहीं है, दुनिया की अगर 4 बड़ी टीमों का मैं जिक्र करूं तो उन 4 बड़ी टीमों में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद टॉप पे है। बेशक इंग्लैंड टेस्ट में बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया के बाकी फॉर्मेट्स अगर वनडे देखें, आप T20 देखें, टेस्ट देखें, तो तीनों फॉर्मेट में इंडिया में बड़ी जान है। इंडिया के साथ आपका ये मैच हाई वोल्टेज जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टीम कॉन्फिडेंट है। मैंने सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पर आपने वो सवाल भी देखा जिसमें वो जज्बात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को कोई हिदायत नहीं की और ना मैंने किसी को रोका है। जिसने अपने जज्बात का इजहार करना है बिल्कुल करे, उसका राइट है। और उन्होंने कहा कि ऐसा वहां से भी करें, इंडिया से हमने कौन सा किसी को रोका है, हमें कोई हिदायत पीछे से भी नहीं है और मैंने भी कोई हिदायत नहीं की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। डिसेंट तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए, अच्छा लगा। सूर्या कुमार यादव के साथ वो बैठे थे, शेक हैंड हुआ। इंडिया ने कितना वो अवेला किया, वो फेक जर्नलिस्ट मुफद्दिल वोरा, वो गैर जरूरी तौर पर शेक हैंड नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने शेक हैंड देखा है। फिर बहुत जबरदस्त एक हीरोइक एंट्री हुई मोहसिन नकवी साहब की, जिसको बड़ा सराहा जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से इंडियन टीम के कैप्टन भी उनसे मिले और ये उनको सहरा जाता है उनके सर। बहुत सारे इख्तलाफात हैं उनसे, लेकिन ये सहरा उनके सर जाता है कि ना होने वाला टूर्नामेंट उन्होंने करके दिखा दिया और बहुत अच्छे टाइमली करके दिखाया। लेट भी नहीं हुआ, टीम्स ने भी कोई बायकॉट नहीं किया और भारत बायकॉट कर भी नहीं सकता। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भारत बायकॉट नहीं करेगा। जहां पे पैसे मिलते हैं वहां पर कोई बायकॉट नहीं होता। ये सिर्फ बायलैटरल सीरीज है, उसके पैसे जरा बढ़ने दें, वो भी खेल लेंगे हम न्यूट्रल मकाम पे। आप देखिएगा सारा कुछ हो जाएगा।
अच्छा अरसलान, मुझे ये बताएं कि हम ट्राई नेशन सीरीज जीते, दैट इज़ वेरी गुड साइन, ठीक है, हो गया। लेकिन अब क्या, किस तरह का कॉम्बिनेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की होनी चाहिए प्लेइंग 11, कितने स्पिनर्स होने चाहिए, क्या असेसमेंट है आपकी? अच्छा गजल, ठीक है ट्राई नेशन सीरीज हम जीते, बट दैट इजंट अ गुड साइन। उसकी वजह ये है कि ट्राई नेशन सीरीज में यूएई और अफगानिस्तान थे। वर्ल्ड रैंकिंग में अफगानिस्तान अभी भी आपसे नीचे है, यूएई आपसे नीचे, तो आप नीचे की टीमों के साथ खेले थे। हाँ, अब एक मैच अफगानिस्तान के हारे, कोई बात नहीं, हार जीत होती है, लेकिन हमारी टोटल अगर मैं परफॉर्मेंस पे बात करूं ना, तो आपके हारिस ने 53 पूरे रन नहीं किए, इतने सारे मैचेस उसको मिल गए, सारे के सारे मैचेस मिल गए, नहीं किए। इसी तरह अगर मैं फखर की बात करूं, 850 फखर ने की, एक साइम ने कर दी, बाकी भी एक एक इनिंग सलमान अली आगा ने खेल दी, एक इनिंग किसी ने खेल दी, लेकिन कंपैरेटिवली आपकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप होती रही। कंपैरेटिवली आपकी बॉलिंग लाइनअप तब मैच जितवाती रही जब स्कोर बहुत ज्यादा था। हाई वोल्टेज मैच था फाइनल, और उसमें जीतना जरूरी था। प्रेशर में हमारी बॉलिंग ने बड़ा कमाल किया, लेकिन तब किया जब आपके कैप्टन को आकर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ये कहना पड़ा जी कि सोशल मीडिया का प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने 2 स्पिनर खिलाए। अब आप सोचें, सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से सुफियान मुकीम और अबरार को खिलाया, फिर आपने परफॉर्मेंस भी देखी, टोटल स्पिनर गेम हो गई। हाँ, शाहीन आफरीदी ने पहली विकेट का ब्रेक थ्रू दिया, लेकिन स्पिनर पर ये पूरा एशिया कप रिलाय करेगा, आप अपने पेसर्स पे नहीं करेंगे। हाँ, भारत अपने पेसर्स पे करेगा, उनके पेसर्स बेटर हैं। आपके पास सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके प्लेयर्स ट्रिकी पिचेस पे सेटल डाउन होने में बहुत मुश्किल करते हैं, और ट्रिकी पिचेस ही होती हैं जहां पर बैट्समैन के नर्व टेस्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा अरसलान साहब, थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूं कि ये जो सलमान अली आगा ने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि देखिए सोशल मीडिया भी भरा हुआ था कि हमें 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए, लेकिन हमने विकेट देख के 2 स्पिनर खिलाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लेट्स सपोज आप समझते हैं, ये तस्वीर नहीं है बॉस, उन्होंने यही कहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया भी भरा पड़ा था। हाँ, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया भी भरा पड़ा था, लेकिन हमने क्योंकि विकेट देख के 2 स्पिनर खिलाने थे, चले सोशल मीडिया वालों की भी हमने सुन ली है। फिर आपने विकेट देखी तो हमने खिला दिया, बात सोशल मीडिया के प्रेशर लेने की। अब मुझे ये बताइएगा कि जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, लेट्स सपोज उसके मुताबिक अगर आपने 2 स्पिनर खिलाने हैं, सुफियान मुकीम भी और अबरार अहमद भी, तो अगर इंडिया के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ आपने 2 स्पिनर खिला दिए, वो तो सर स्पिनर्स को बहुत दोते हैं, वो स्पिनर्स की बहुत अच्छी टीम है, सो स्पिनर्स को भी खिलाना टीम टू टीम वेरी करेगा, ग्राउंड टू ग्राउंड वेरी करेगा ना। एग्जैक्टली, मैं आपसे यही बात कह रहा हूं ना कि अगर आप सिर्फ स्पिनर्स पे रिलाय करेंगे, हाँ ट्रिकी पिचेस का फायदा उठाएं, पिच देखें, 2 स्पिनर भी खिलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो पेस बैटरी है, शाहीन मौजूद है, एक और पेसर होंगे, उस पर भी रिलाय करें, उन्हें भी कहें भाई विकेट निकालनी है, खाली स्पिनर पे नहीं बैठ जाना है, आपने विकेट निकालनी है। देखिए, अगर आप 2 फास्ट बॉलर और 3 प्लेयर्स के साथ जाते हैं, एक आपका ऑलराउंडर हो जाता है, ऑलराउंडर बॉलर हो जाता है, चाहे वो फहीम अशरफ हो या आप साइम अयूब को ऑलराउंडर बॉलर ले लें, लेकिन आपको 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर और 2 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ हर सूरत जाना है, तब जाकर आप बाकी गेम में अपना काम पूरा कर सकते हैं। और इन पिचेस पर ये आपको बता दूं हसनैन, 1 ऑफ होगा कि 180 हो जाए, 170 हो जाए, इन पिचेस पर स्कोर 160 के अंडर रहेगा, और 160 भी बहुत अच्छा स्कोर गर्दाना जाएगा। 180 देखें, हांगकांग का मैच था, अफगानिस्तान की टीम थी, 3 प्लेयर्स ने ऊपर तले स्कोर किया, इंक्लूडिंग मोहम्मद नबी। अरसे से मोहम्मद नबी भी स्कोर नहीं कर रहे हैं, उमर जई हर मैच में स्कोर नहीं करेगा, सदीकुल्लाह अत्तल बहुत अच्छा प्लेयर है, वो स्कोर कर देता है 1 या 2 मैच छोड़ के, फखर की तरह अच्छी बैटिंग कर रहा है, कभी ना कभी करता है, तो उसके ऊपर अब प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकते। गुरबाज उनका आउट ऑफ निक था और वो अभी भी आउट ऑफ निक है, तो आप इंडिया के साथ अपना मुकाबला बहुत टफ रखें, और नो डाउट अगर आपने इंडिया को किसी भी तरह जेर कर लिया तो बेहतर हो जाएगी पोजीशन। और ये भी आपको बता दूं, जो ओमान के अगेंस्ट आपकी टीम खेलने जा रही है, वही टीम आपको इंडिया में कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी उसी मैच में, क्योंकि फिर वो एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है, आप भी जानते हैं कि उसी टीम को प्रैक्टिस मैच के तौर पर खिलाया जाएगा जो टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी। तो हमें ये भी बड़ी सोच समझकर, चुनकर, बड़ा देखकर, आपका प्रॉब्लम लोअर मिडिल ऑर्डर है, जहां पर स्कोर करने होते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और मिडिल ऑर्डर है। हारिस खेलेगा, ठीक है, हारिस ने विकेट कीपिंग करनी है, लेकिन अगर खाली विकेट कीपिंग की बुनियाद पर खेलेगा तो ये आज की मॉडर्न डे क्रिकेट का बिल्कुल कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं है। पहले हो जाता था कि राशिद लतीफ, मोइन खान थोड़े बहुत स्कोर करने वाले प्लेयर्स होते थे, लेकिन एक प्रॉपर बैटर नहीं थे, खेल लेते थे। एडम गिलक्रिस्ट आए, उन्होंने ये सारा कुछ चेंज कर दिया। धोनी आए, उन्होंने ये सारा कुछ चेंज कर दिया कि प्रॉपर बैटर होना चाहिए। हमारे पास रिजवान आए जो प्रॉपर बैटर थे, लेकिन
खैर वो अपने दीगर मामलात हों, जो भी हों, XYZ उसमें नहीं पड़ते, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे। तो आपको एक बेहतर रिप्लेसमेंट चाहिए। या तो आप साहिबजादा फरहान को बतौर विकेट कीपर बैटर खिला लें, फिर वो कहते हैं कि जी विकेट कीपिंग के बाद मुझसे बैटिंग नहीं होती, या आप फिर हारिस से कहें कि वो आपको काम करके दे, क्योंकि स्कोर करना पड़ेगा भारत के खिलाफ। मिनिमम अगर आपकी पहले बैटिंग आती है 180 प्लस स्कोर आपको हर सूरत करना पड़ेगा। भारत बड़ी तगड़ी टीम है, अगर आप उनके टॉप 5 ऑर्डर के प्लेयर्स और उनका ऑलराउंडर देख लें तो वो आपके कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। अभी तो अब आपको वैसे उनके अरसलान, इंडिया के पास भी अब वो प्लेयर्स नहीं है जो मैच को निकाल कर ले जाते थे, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि जाहिर है उनके प्लेयर्स अभी भी बहुत तगड़े हैं, प्रेशर तो एक होगा। लेकिन दुबई के, आप ट्रिकी पिचेस के हवाले से बात कर रहे थे, तो दुबई के मैदानों में तो पाकिस्तान के पास तजुर्बा है खेलने का, तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए? गजल देखें, उनके पास भी तजर्बा है, ऐसा नहीं है कि वो वहां कभी नहीं खेले, उनके पास भी तजर्बा है, हमारे पास भी तजर्बा है। अगर आप कहें कि उनके पास वो प्लेयर्स नहीं है जो जीत के ले जाते थे मैच, तो ये बड़ी गलत बात होगी। कोई रोहित शर्मा और विराट कोहली पे वो टीम नहीं बैठी हुई थी, इनके बगैर वो इंग्लैंड में खेल कर आए और आपने देखा कैसे वो खेल कर आए हैं। ये बात बिल्कुल ही एक गैर जरूरी बहस है कि उनके पास मैच विनर प्लेयर नहीं है। मैच विनर प्लेयर हमारे पास कमी है, हमें मैच विनर बनना है, हमारे प्लेयर्स को मैच विनर बनना है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। हाँ, टीम अच्छे निक में आई है। देखें, टूर्नामेंट जीतने से और कुछ होना हो, मोरल बुलंद होता है, टीम की परफॉर्मेंसेस बुलंद होती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारे लिए इस वक्त आप समझ लें होम ग्राउंड है, हमें इस होम ग्राउंड का फायदा उठाना है। लेकिन आज से पहले हमने होम ग्राउंड का फायदा तो पाकिस्तान के अंदर नहीं उठाया, तो हम एक तो किसी और के होम ग्राउंड का फायदा कैसे उठाएंगे? बिल्कुल ऐसी है अरसलान साहब। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ 10 साल हमने वहाँ क्रिकेट खेली है लगातार, हाँ। एक ही ग्राउंड पे, तो हमारे लिए वो होम जैसा ग्राउंड तो है। लेकिन आप पाकिस्तान में इंग्लैंड से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, बांग्लादेश से हार गए, लेकिन तो ये भी जो है ना वो होम वाला ग्राउंड सर, वो होम ग्राउंड ना मिसबाह उल हक और यूनुस खान के लिए ज्यादा था, इन लड़कों के लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये लड़के तो अभी रिसेंटली क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुए। थैंक यू सो मच हो जाने का। सर अरसलान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पर्सन, जो कि अपनी राय दे रहे थे एशिया कप के हवाले से। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, 10 सितंबर है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। हर साल 10 सितंबर को यह मनाया जाता है ताकि खुदकुशी जैसे संगीन मसले पर शऊर उजागर किया जा सके। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज़्यादा अफराद खुदकुशी कर लेते हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक कीमती जान ज़ाया होती है। इस दिन का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम अफसोस का इजहार करें, बल्कि ये समझें कि डिप्रेशन, ज़हनी दबाव और तन्हाई जैसे मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगही, हमदर्दी और बर वक्त मदद के जरिए हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां लोग अपने दर्द के साथ अकेले ना हों। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हमें ये पैगाम देता है कि उम्मीद हमेशा मौजूद है और हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। बिल्कुल, ये आपने आखिर में जो बात की है ना, बहुत ज़बरदस्त बात की है, और आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों में ये बहुत आम हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है। इसीलिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर वजीहा जफर साहिबा को। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से इब्तिदा में अपनी बात की है इसनैन ने, नौजवान नस्ल में हम देख रहे हैं सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इसकी वजह क्या है? हमें वजह आज तक समझ नहीं आई। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या यही है या फिर कुछ और भी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जो हम जेंजी की बात कर रहे हैं कि उनमें इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो गया है। जो मैंने कॉमन फैक्टर देखे हैं ना, इनका अपने आप से कनेक्शन नहीं है, बॉन्ड की कमी है। जो फैमिली के बॉन्ड्स होते हैं वो नहीं है, फ्रेंडशिप्स इनकी उस तरह नहीं है सस्टेन की जाए या ट्रस्टवर्दी और रिलायबल हो। ये बहुत बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो काउंट होते हैं। क्योंकि देखिए, इंसान जब अकेला होता है तो उसको नेगेटिव थिंकिंग आती है, वो वसवसों का शिकार होता है, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी के ब्लेसिंग्स भी ना बर्डन लगना शुरू होती है। तो ये बहुत कॉमन फैक्टर है कि जब आपके बॉन्ड नहीं बनते हैं, आपके कनेक्शंस नहीं बनते, तो आप कहीं ना कहीं दुनिया में, ज़िंदगी में अकेले अपने आप को समझते हैं और आपको लगता है कि आपकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ से फिर आप अपनी ज़िंदगी की हर नेगेटिव चीज़ पे फोकस करते हैं। देखिए, हम सब की ज़िंदगियों में आजमाइश होती है, टेस्ट होते हैं, हम सब किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमारी एंकर क्या चीज़ें होती हैं, हमारी ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, जो हमारे रिश्ते हैं। और हमारे रिश्तों में सिर्फ ये नहीं कि हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे दोस्त, अहबाब, हमारे उस्ताद,
ये सब काउंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम अपने मोबाइल की दुनिया में ही अब रहना शुरू हो गए, स्पेशली जेनजी की अगर हम बात करें। हमारी जनरेशन में सुसाइड की रेशो फिर भी इतना नहीं था जितना अब कॉमन हो गया है, क्योंकि हमारे टाइम पे बॉन्ड्स कनेक्शंस रहे हैं, हमारी सस्टेन या स्टेबल जो है फ्रेंडशिप्स रही हैं। अब आप सबसे कॉमन अगर जेनजी का देखेंगे जो फैक्टर है, उनके फ्रेंड्स ही नहीं है, और अगर हैं तो हर एक हफ्ते बाद ब्लॉक हो रहे हैं, बहुत कॉमन है। और अगर एक ने ब्लॉक किया दूसरे को पता ही नहीं है मैं ब्लॉक क्यों हुआ, ठीक है। तो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग जो है ना वो बहुत बुरी होती है। उससे एक तो आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है, और सेल्फ स्टीम लो होने से क्या होता है, आपको पूरी दुनिया ठीक लगती है, बस अपना आप गलत लगता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा वजिया, जब गजल ने सवाल किया तो स्टार्ट में इन्होंने सिर्फ जेंजिस की बात नहीं की थी, ना ही मिलेनियम की बात की थी, लेकिन आपने जेंजिस पे बड़ा फोकस किया है। व्हाट इज द रीजन? क्या आपके पास डेली जेंजिस के केस ज्यादा आते हैं, और उसमें फिर वो उन केसेस में वो चीजें क्या आपसे डिस्कस करते हैं कि किस वजह से वो इस तरफ जा रहे हैं? क्या है उनके? यस, आपने बड़ी अच्छी बात की। जेंजी के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और जेंजी के केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो इंटेंस लेवल के हो रहे हैं। मतलब बाकी जनरेशन्स के आप देखें तो उतने इंटेंस नहीं रिपोर्ट हो रहे जितने जेंजी के रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसकी रीज़न भी यही जो मैंने आपको बताई। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जेंजी का ये भी आता है कि वो सेशंस के अंदर जो चीज़ अपनी शेयर करते हैं, या जनरली भी वो या सुसाइड के ऊपर ज़्यादा एकदम आ जाते हैं उनका माइंड, और इसलिए भी आता है क्योंकि उनके माइंड की एस्केप की प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। उनको लगता है चीज़ों से भागना, फरार अख्तियार करना ही मसलों का हल है। और वो जो फरार अख्तियार करने वाला माइंड है ना, वो आपको हर चीज़ से दूर कर देता है, अपने आप से भी दूर कर देता है। तो इस वजह से भी इनमें ज्यादा ये चीज पाई जा रही है। फेस नहीं करते प्रॉब्लम। वजिया, इस हवाले से भी थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जी फैमिली में अगर किसी ने हालात की पेश नज़र खुदकुशी कर ली थी तो चलो अब वो एक ट्रेंड चलता आएगा, वो अब आगे से जेंसिस भी करेंगे। एग्जैक्टली ये क्या है, किस तरह की मिथ है, इसको भी खुदकुशी वाला भी जीन्स में आ गया। देखिए, एक तो ये चीज कह देना कि जेनेटिक्स है, डिप्रेशन का फिर भी चले समझ आता है, डिप्रेशन एंजाइटी का समझ आता है। जो सुसाइड है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट हम उसको जेनेटिक्स नहीं कह सकते। डिप्रेशन को हम जेनेटिक्स में कह सकते हैं, एंजाइटी को हम कह सकते हैं, बट नॉट सुसाइड। ये तो एक एक्शन है जो आप डिफरेंट फैक्टर्स, कम्प्लेक्स फैक्टर्स के मद्देनजर उसको देखते हैं। तो ये चीज सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वही ना रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने माइंड की ना नेगेटिव वे, कि यही सोल्यूशन था तो फिर यही हमारी जनरेशन में ये सोल्यूशन, हमारी जीन्स में ये सोल्यूशन आ रहे हैं। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी का खुद जवाब दे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जो जेंजिस की बात की है, या हम फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, स्पेशली अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहाँ पे लोग बहुत स्लो हो चुके हैं। इवन आप बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी ड्रॉप ऑफ लाइन्स हैं, आप लाइन पे जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे आपने एटीएम यूज़ किया, इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि जेंजिस फेस नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। इसको किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने तो स्टार्ट से ही वही गेम्स देखी हैं, गेम्स में टक 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 मारना, फिर वहाँ से एस्केप करना। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ जो मैं इस जवाब के आंसर में कहूँगी कि जेंजी की जो आगे अगर ये अपने पे वर्किंग करे ना तो ये बेस्ट जनरेशन हो सकती है, क्योंकि अवेयरनेस वाली जनरेशन। बिल्कुल। और कैसे इन पे हो सकता है कि इनको अपनी इमोशनल प्रोसेसिंग आ जाए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसे लोगों से अटैच करें, चाहे वो थेरेपी ले, चाहे वो टीचर्स के साथ करें, या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस या जो अच्छी बात करते हैं, जो इमोशनल प्रोसेसिंग के ऊपर बात करते हैं। थेरेपिस्ट के भी बहुत अच्छे अच्छे पेजेस हैं। बच्चों के साथ डिस्कशन की फॉर्म में उनको रीडायरेक्ट करें। वो जो उनकी डायरेक्शन जा रही है ना कि हमें कोई नहीं समझता, हम अकेले हैं, आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, वहां से उनको हटाएं। पेरेंट्स की भी ना कंप्लेनिंग एक तो बड़ी नेचर आ रही है इस चीज के ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज बताएगा कि हमने देखा है कि सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं हद तक काफी ज्यादा किरदार है। तो डू यू थिंक कि कम्युनिकेशन हो या फिर फैमिली की सपोर्ट हो तो बहुत सारी चीजें इससे पहले आप गजल का सवाल का जवाब दें, मैं नंबर भी अनाउंस करना चाहता हूँ। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, वजिया से सवाल भी कर सकते हैं। 051-890-1008 ये हमारा एक नंबर है। दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों पर आप कॉल कर सकते हैं और इनसे सवाल पूछ सकते हैं। जी, अब जी इन्होंने आपको मेरा सवाल याद है या मैं दोबारा से दोहरा? मुझे याद है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी कम्युनिकेशन या फिर सपोर्ट सिस्टम फैमिली का, सबसे ज़्यादा अगर हम फैमिली की बात करें ना तो इन एनी वे, जैसे मैं ऑफ रिकॉर्ड में बात करी थी कि सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एरिया में, हर फेज में हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे ओवरऑल जो है एक्सटेंडेड फैमिली का हो। अब जो सपोर्ट सिस्टम है, मैं पहले भी बात करी थी कि कंप्लेनिंग पेरेंट्स की भी तो कंप्लेनिंग नेचर अब आ रही है। वो हैंडल नहीं कर पा रहे जेंजी को, तो उसमें उनके मेजरली जो है जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लेन की फॉर्म में है और बड़ी फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में है कि हमारे बच्चे को तो बस कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो वहां से क्या होता है कि हम बच्चों को टैबू भी कर रहे हैं, जेंजी को हम टैबू भी कर रहे हैं, और उनके माइंड को जो हम समझ नहीं पा रहे हैं।
अब वो ऑलरेडी फास्ट चल रहे हैं और हमारी जनरेशन जो है वो उनकी जो स्पीड है ना उसको पकड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मिलेनियम की बात की जाए ना, हम अपनी बात कर लें तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इस तरह करते थे कि आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्योंकि आज से अगर 10 साल पुरानी बात करें तो पेरेंट्स मोबाइल यूज़ नहीं करते थे। हम मिलेनियम होते थे, हम कभी वो बटन वाला मोबाइल यूज़ करते थे, फिर उसके बाद ब्लैकबेरी आ गया, फिर टच आ गया। अब सिचुएशन थोड़ी सी मिलेनियम की डिफरेंट है कि वो मोबाइल यूज़ नहीं करते, उनके पेरेंट्स करते हैं आफ्टर कोविड। सो पेरेंट्स का कितना ज़्यादा किरदार है अपने बेटों को या बेटियों को इस अकेलेपन का शिकार ना होने के? पेरेंट्स का बहुत सारा, देखिए अगर हम बैठे अपने पेरेंट्स के साथ, इवन मैं और आप भी बैठे और अगर हमें सिर्फ कंप्लेंट्स ही मिल रही हैं, एडवाइजेज ही मिल रही हैं, सजेशंस ही मिल रही हैं, तो हम नहीं बैठेंगे, हम अवॉइड करेंगे। जब बहुत ज़्यादा आप बम्बार्डमेंट कर देते हैं ना कि बस पेरेंट्स ये बताते हैं बच्चे को कि उसको ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, तो वहीं से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। वो जो ब्लूटूथ नहीं है, दूर होते होते डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो पेरेंट और बच्चे में ये डिस्कनेक्टेड वाली फॉर्म बन जाती है। अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चे के साथ, वो क्या कहते हैं, बच्चों की तरबियत उनके ज़माने के मुताबिक करनी चाहिए, जो हज़रत अली का भी कॉल है। तो पेरेंट्स को उनसे कनेक्ट होने के लिए उनके ज़माने की अवेयरनेस लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम टिकटॉक को बार बार बुरा कह के उनके दिल को जीत नहीं सकते, उनको समझा भी नहीं सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप टिकटॉक को समझें, आप समझें कि वो डिफरेंट ऐप्स या डिफरेंट जो वीडियोज़ हैं वो क्यों देख रहे हैं, कनेक्ट करें, पूछें, बात करें। एक्चुअली जो सबसे बड़ी रीज़न है डिस्कशंस नहीं है, हेल्दी डिस्कशंस नहीं है, सिर्फ सजेशंस और एडवाइजेस हैं। अच्छा, ये बात आपने दुरुस्त की है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस ही मिलती रहती है तो फिर आपको कोई कैसे सुनेगा, तो ये किरदार ज़्यादा है पेरेंट्स का। अब जो साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस होती हैं, मतलब अगर किसी ने सुसाइड करनी है तो वो किसी को बता नहीं पा रहा और ना ही वो बताएगा, तो वो तो जाके कर चुका होगा। तो इस चीज़ को किस तरह से हम कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं कि यार ये बंदा इस तरफ ज़्यादा जा रहा है, ये हो सकता है ऐसे, तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? सेल्फ हार्म उस साइड, ये वो खामोश तूफान है जो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े सिम्टम्स देता है, जो पकड़ में नहीं आते। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब बच्चा कंप्लेन करना शुरू कर दे घर के बारे में, ये स्कूल है, कॉलेज है, ये दोस्तों के बारे में, आप उसको सुने, वो एडवाइजेस दिए बगैर। ये सबसे बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जब बच्चा आइसोलेट कर रहा है, और आइसोलेट भी कंप्लेन की फॉर्म में कर रहा है। आजकल तो पेरेंट्स ये कहेंगे आजकल तो हर बच्चा आइसोलेट कर रहा है, हर बच्चा मोबाइल में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो कंप्लेन कर रहा है। और दूसरा, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ्रेंडशिप सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, एक के बाद दूसरी फ्रेंडशिप, दूसरे के बाद तीसरी, ब्लॉकेज हो रही है। आपको फौरन से बच्चे की बातों से पता चलना शुरू हो जाएगा कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। तीसरी चीज़ के बच्चों की ज़्यादातर जेंडर आइडेंटिटी के भी इशूज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमनली हाईलाइट हो रहे हैं। आप उनके ऊपर भी ओपनली बात करें बच्चों के साथ, वो क्या फील करते हैं, वो क्या ओपिनियन है उनकी, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये जो प्रॉब्लम आप मुझे वजिया बता रही हैं, मुझे ये लग रहा है कि फिजिकल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्शन कर रहे हो, इसमें आप दोस्त के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप सबसे पहला ट्रस्ट आपका पेरेंट्स के ऊपर है। सो जो आपने पिछले सवाल के जवाब में ना बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा था कि पेरेंट्स आपको सिर्फ समझाने के लिए एडवाइस करते हैं या कंप्लेंट्स करते हैं, पेरेंट्स को भी आपके इंटरेस्ट को जानना चाहिए। अब लेट्स सपोज योर इंटरेस्ट इज साइकोलॉजी, जब आपके वाले साहब बैठ के आपके साथ साइकी डिस्कस करेंगे तो आपको बाहर जाने की जरूरत तो नहीं है, आप कहेंगे मैं अपने फादर के साथ बैठूंगी। ये बड़ा एक रोल है पेरेंट्स का। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरती से आपने उसको डिफाइन किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगेन जो हम अलार्मिंग सिम्टम्स की भी बात करते हैं, उनमें सबसे बड़े सिम्टम तो ये है कि बच्चा जो है अपनी जो चीज़ें इंजॉय करता है ना, वो नहीं करेगा, नहीं कर रहा। आपको नजर आएगा कि वो जिन चीज़ों में खुश रहता है वो आपको नजर नहीं आएगी। एक तो ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है कि बच्चा, हम कहते हैं कि तो किसी चीज़ में खुश नहीं रहता। अगेन हम जो जस्टिफाई बिहेवियर को करते हैं ना, ये भी सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एकदम मार्क्स गिरना शुरू हो गए। तो पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ काउंट होती है, स्टडी जो है काउंट होती है। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, कुछ बच्चे हैं जो ADHD हैं, ऑटिज्म है, उनका पढ़ाई में फोकस उस तरह नहीं हो पाता और पेरेंट्स कहते हैं ये क्या तुमने ADHD ऑटिज्म लगाया हुआ है, राइट, तुम पढ़ो बैठ के। ये बहुत बड़ी ज्यादती आप करते हैं बच्चों के साथ। और मोस्टली जो मेरे पास केसेस आते हैं सुसाइड के, वो यही आते हैं कि हम एक चीज़ से गुजर रहे हैं, हमें समझने की बजाय सारे हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। पीयर प्रेशर बहुत मैटर करता है। तो आप ये देखें कि बच्चा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, खाना नहीं खा रहा, खामोश रह रहा है, अलग हो रहा है, कहीं एक्टिविटीज़ पे जाना है जहाँ वो खुशी से जाता था, स्विमिंग के लिए, कराटे के लिए, वो नहीं जा रहा है, ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको अलार्मिंग है और आपको पिक करने चाहिए। अच्छा वजिया, ये तो हमने बात की है कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से सुसाइड होती है, पेरेंट्स का कितना रोल है, सोशल मीडिया का कितना रोल है, लेकिन अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट किस तरह से इसका होता है? अगर आपने एक देख लिया कि एक बच्चे में इस तरह की सब चीज़ें मौजूद हैं, कितने सेशंस होते हैं, कब तक वो रिकवर हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने सेल्फ हार्म की हिस्ट्री देख ली है कि सेल्फ हार्म रिपीटेडली आ रहा है,
रिपीटेडली क्या 1-2 दफ़ा भी आ गया, आपको सीरियस लेना है। दूसरा सुसाइड का आप देख रहे हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट से सुसाइडल आइडिएशन या उस तरह की बात बच्चा कह रहा है, तो आपने तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है। फैसिनेशन अगर है तो यस, आपने जो है प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है, और प्रोफेशनल हेल्प के लिए भी आपको पहले होमवर्क करना है, अच्छा थेरेपिस्ट चूज करना है जो आपके बच्चे के लिए फिट करे। ठीक है, वजिया को चूज करना है आपने खवातीनों से। अच्छा वजिया, जिस तरह गजल ने बड़ा खूबसूरती से कहा कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकती है, पेरेंट्स की तो हमें बात कर ली, मेरा आपका, हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारा कितना ज़्यादा किरदार है, चाहे वो जेनजीज हों या इससे नेक्स्ट जनरेशन हो या इससे पिछली जनरेशन हो, उन सबको ठीक करने में हमारा और आपका क्या किरदार होना चाहिए? स्पेशली मैं मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि आपने पहले हमारा का, तो मेरे जहन में पहली चीज़ मीडिया है। ये जो इन्फ्लुएंस करने वाला हम मवाद दे रहे हैं ना, सब एवरीवन जो बहुत परफेक्शन और इस चीज़ को करवा रहे हैं कि लोगों को जो जनरल चीज़ों को नहीं उस पर बात करें, प्लीज़ इस पर वर्क करना चाहिए। और जो या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को, राइट, आप अपना कंटेंट उस तरह से रखें जो जेनजी के लिए हो या आपकी अपनी जनरेशन के लिए भी हो, वो इफेक्टिव हो, वो हेल्दी हो। एक तो हमारे कंटेंट हम आए दिन देख रहे हैं वो इस तरह का हो रहा है जो ज़हनी सेहत को बाकायदा ख़राब मुतासिर कर रहा है, और मुतासिर भी बहुत नेगेटिव वे में। तो एक चीज़ तो मैं हमेशा ये अभी ऐड करूँगी कि एक तो ये चीज़ होनी चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें तो ना हेल्दी वे करें। मतलब हम ये ना कहें कि आजकल तो जो बच्चे हैं वो बड़े खराब बच्चे हैं, हमारे ज़माने में तो हम ये करते थे, हम पेरेंट्स की कदर करते थे। कंपैरिजन, बहुत अच्छी बात कि आप दोनों ने कंपैरिजन नहीं करें, और ये जो कंपैरिजन है ये उनको हम एनिमी हमें कंसीडर करेंगे ना। आप सोचिए हमारे खिलाफ कोई ये बात करे तो हम उसको अपना एनिमी कंसीडर करेंगे कि ये तो हमें समझता ही नहीं, दिमाग में सवाल ही आएगा यार ये तो हमारा वेल विशर नहीं है। ठीक है, सो एक तो दूसरी चीज़ तो ये चीज़ आपने रखनी है। थर्ड बट नॉट लीस्ट मोर फॉर मोस्ट, कि आपने बच्चों के साथ, जेनजी के साथ जो है कोशिश करनी है कि ज्यादा बैठें, बात करें, राइट, सुने उनको। अब मैं जेनजी के केसेस अब ज्यादा ले भी रही हूँ, एक तो आ रहे हैं, मैं ले भी रही हूँ कि दे नीड मोर हेल्प, क्योंकि उनको तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। फिर भी हमारे पास दोस्त हैं, हमें पता है कि मीडिया का भी यूज कैसे करना है, सोशल मीडिया का, बट इनका तो ना सोशल मीडिया का यूजेज प्रॉपर आ रहा है, ये तो हर कंटेंट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ना इनके पास कोई ऐसा रोल मॉडल है जिनके पास से बैठे और बात करें, तो बी देयर रोल मॉडल, इनके अच्छे रोल मॉडल, गिव देम सम टाइम। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वजीहा जफर हमारे साथ मौजूद थी और उन तमाम तर चीज़ों पे हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की है जिन चीज़ों को अब समझना ज़रूरी हो चुका है। जेनजी से रिलेटेड भी ये सेगमेंट था, तो यकीनी तौर पर आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और साइकोलॉजिस्ट वाला जो सेगमेंट था उसके बाद एक और ज़बरदस्त सेगमेंट, और यकीनी तौर पर ये भी आपको पसंद आएगा क्योंकि मानसून बारिशों और जितना भी सैलाब की सूरत हाल थी उसके बाद बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया। हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंखों की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी सामने आई हैं, वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं और वो तेज़ी से फैले हैं। अस्पतालों में आंखों के इन्फेक्शंस के मरीजों की तादाद में इजाफा हमने देखा है, जिसकी बुनियादी वजूहत क्या थी? बारिशों का गंदा पानी था, नाकिस सफाई थी, फिर वायरस का तेज़ी से फैलना था। इसके साथ साथ माहिरीन ये कहते हैं कि बीमारी ज़्यादातर खारिश और फिर लाली और जो जलन या फिर आंखों की पानी की जो आंखों से आपका पानी आता है उसकी सूरत में होती है, जिसको पिंक आई का नाम भी दे दिया जा रहा है अब हम जिस पर बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ भी और कुछ मामलात हैं जिनमें आपकी आई साइट वीक हो जाती है, क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, फिर जो पार्शियल ब्लाइंडनेस है उस पर भी बात करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें बिल्कुल। वैसे बात करने से पहले मैं आपको टेलीफोन नंबर भी लिखवा देता हूँ, आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये इस शोबे की बिल्कुल माहिर हैं। 051-8901-008 यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद सईद साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह गज़ल ने अपने इंट्रो में कहा कि मानसून की बारिशों के बाद बहुत सारे, सावन के बाद ना तो सिर्फ एक आंख का काम नहीं खुलता बहुत सारे, लेकिन आज आपको बुलाया हमने। ये जो इन्फेक्शन है इसकी वजह क्या है? हम अक्सर देखते हैं कि इस सीज़न के बाद इन्फेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आता है। बेसिकली ये इन्फेक्शन वायरल है और इसमें जो वायरस है वो उसको हम एडिनो वायरस कहते हैं और उसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, वो तकरीबन पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है, लेकिन उसके 4 स्ट्रेन्स हैं जो आई को इफेक्ट करते हैं। अच्छा। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक, अगर ये किसी को होता है तो उसके लिए सोशल और फाइनेंशियली 8 से 10 दिन अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, जो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। अब अभी आपने जैसे मेंशन किया कि इसमें खारिश भी होती है, पानी भी आता है। अब किसी को कॉन्टीन्यूस खारिश हो रही हो, पानी आ रहा हो, आंख बिल्कुल रेड हो
और रड़क हो रही है और रड़क बहुत तंग करती है, हर ब्लिंक के साथ आपको तकलीफ देती है, तो आप अपना कोई काम कर नहीं सकते। और ज़्यादातर तो आजकल स्क्रीन पे काम है, तो उस पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर डेली वेजेस वाले हैं, अगर इस तरह से कोई उनको प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो 5-7 दिन करते हैं तो उनके लिए तो सर्वाइवल का इशू आ जाता है। तो एक एस्पेक्ट तो इसका ये है कि ये कोई बहुत डेंजरस नहीं है, लेकिन ये आपको एक 5-7 दिन के लिए एक डिसेबिलिटी और विद पैसेज ऑफ टाइम डेंजरस हो सकता है। उसमें कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कॉर्निया को इन्वॉल्व करते हैं, जो लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, जिसमें नज़र भी कम हो सकती है और उसमें आपको हेलोज नजर आते हैं, जो लाइट है उसके अराउंड आपको एक शेडो सा नजर आता है, जो ड्राइविंग ये ड्रॉप्स के साथ नॉर्मल हो जाता है, जो आम ड्रॉप्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तो ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। अच्छा। लेकिन ये 8 से 10 दिन लेती है ठीक होने में। जो ड्रॉप्स हम देते हैं वो 2 सूरतों में देते हैं। एक, कंफर्टेबल करने के लिए, अब किसी ने काम करना है तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए, रेडनेस को कम करने के लिए, रड़क को कम करने के लिए देंगे। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कॉर्निया की कॉम्प्लिकेशन है, उससे बचाने के लिए भी ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि वो अगर आ जाए तो वो फिर लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह गजल ने कहा कि क्या हम ड्रॉप्स जो डालते हैं उससे इसकी क्योर हो जाती है, नहीं हो जाती, लेकिन आपने ये कहा कि ठीक है 8-10 दिन में ये खुद ठीक हो सकता है। लेट्स सपोज आपको सिर्फ ये बीमारी लगी है और आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर अगर ड्रॉप्स लगा लिए और वो आपको फिर इफेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, हर ड्रॉप जो है उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा। जहाँ पर उसकी ज़रूरत है बिल्कुल उसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ना, फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर हम स्टेरॉइड्स को यूज़ करें तो स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, वो इन्फेक्शंस को भी बढ़ा सकता है, दूसरा वो आंख के प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। तो ड्रॉप कभी भी, कोई भी ड्रॉप, क्योंकि जो अर्के गुलाब वाले ड्रॉप्स हमने नॉर्मल हमारे घरों में होते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे? उसका वो बेसिकली एक लुब्रिकेंट है। अच्छा। तो आप अर्के गुलाब डाल लें या लुब्रिकेंट डाल लें, इस कंडीशन में वो आपको थोड़ा कंफर्टेबल कर देगा, लेकिन वो एक लुब्रिकेंट है, क्योंकि ये तो एक बीमारी है। ड्राइनेस तो भी एक एपिडेमिक की तरह आजकल फैला हुआ है, क्योंकि इतना कोविड के बाद स्क्रीन टाइम हो गया कि तकरीबन 80% लोगों को सिम्टोमेटिक ड्राइनेस है, तो उसके लिए कोई भी आप लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली, मतलब ज़्यादा कोई सीरियस मैटर नहीं है ये, लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एपिडेमिक है। अच्छा। और एपिडेमिक जो है वो बड़ी तेजी से फैलता है, फैल जाता है। इसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि इस एपिडेमिक की जो चेन है उसको ब्रेक करना। अब उसमें 2 चीज़ें, 2 फैक्टर्स मेनली आते हैं। एक है, हमें कोविड ने एक चीज़ सिखा दी कि आप थोड़ा सा एंटी सोशल हो सकते हैं बगैर किसी को नाराज़ किए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें चूंकि हैंड टू आई कांटेक्ट बेसिकली इसको स्प्रेड करता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें एहतियात करनी है कि आप किसी से हाथ ना मिलाएं, या जो कुछ ऑफिसेज हैं जिसमें कॉमन चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे दरवाज़ों के हैंडल हैं, बायोमेट्रिक आजकल बड़ा कॉमन है। अब किसी के हाथ पे वायरस होगा, वो बायोमेट्रिक करेगा, उस पर वो वायरस आ जाएगा। जो शेख वकास साहब हमारे साथ हैं मुजफ्फरगढ़ से, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का, सवाल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरी मिसिस को तकरीबन 15 दिनों से जो है ना आंखों में बहुत ज्यादा चुभन होती है। अच्छा। ठीक हो गया। और कोई चेकअप वगैरह आपने करवाया? तो आंखें मसलने से की आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, तो इसका इलाज जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जो उनको खारिश होती है वो सुबह उठने पे होती है या जैसे जैसे दिन गुजरता है उसके साथ होती है? डॉक्टर साहब, दिन में तकरीबन बहुत जो है ना वो होती है। और किचन में कितना काम है उनका? डॉक्टर साहब, किचन में तो सारा दिन का ही वर्क है। हाँ। क्योंकि इसमें जो ज्यादा जो आपने बात की, इससे लग यही रहा है कि उनकी ड्राई आइज होती हैं, और इस ड्राइनेस की वजह से आंख में एलर्जी भी हो सकती है। तो बेसिकली इसमें ड्राई आइज़ के अगर वो ड्रॉप्स यूज़ करें तो उससे दोनों चीज़ें उनकी कंट्रोल हो सकती हैं। और ड्राई आइज़ के ओवर द काउंटर मुख्तलिफ ड्रॉप्स मिल जाते हैं, उनमें से कोई भी हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकती हैं। लेकिन किचन में जाने से पहले कुछ नज़र का जो काम करना है, जैसे कुरान ज़्यादा देर पढ़ना हो या मोबाइल यूज़ करना हो या टीवी देखना हो, उस टाइम पे उससे पहले अगर डाल लें तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अक्सर पेरेंट्स भी या फिर अब हम भी इस चीज़ पे गौर नहीं करते। बच्चों की, बहुत कम एज के बच्चों ने अब ग्लासेस लगाई हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं, लेकिन शायद पेरेंट्स की ये गफलत है कि वो नहीं चेक करते और हमें नहीं पता चलता। हमारे पास तो यूजुअली हम यही कहते हैं बाजी कि हम स्क्रीन को यूज़ कर लिया बहुत क्लोजली, या फिर हमने डार्क लाइट में या फिर लो लाइट में स्टडीज़ कर ली। तो क्या यही वजह है? और इसका ये भी बताएगा कि रिकमेंडेड एज क्या है, कब हम जाकर चेक करा सकते हैं अपनी नज़र? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अब हमें भी बहुत परेशानी होनी शुरू हो गई है एज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। बेसिकली एक तो होता है कि कुदरती तौर पे आपकी पैदाइश से नज़र कम हो, हाँ। उसमें माइनस का भी नंबर हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, और एंगल वाला नंबर भी हो सकता है, जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। बच्चे को नहीं पता कि उसको जो नज़र आ रहा है वो क्लियर है या नहीं, उसको जिस तरह दुनिया नज़र आ रही है उसका ख्याल है उसी तरह।
अब इसमें कई दफ़ा तो ये होता है कि वो स्कूल में जब जाता है तो वहाँ पर टीचर पिकअप कर लेती हैं, या घर पे कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं वो बच्चा नहीं बताएगा कि मेरी नज़र कमज़ोर है, लेकिन वालिदैन देखते हैं कि या ये सर टेढ़ा करके देख रहा है, या आँख को छोटा करके टीवी को देखता है, या टीवी के बहुत करीब जाता है, कोई चीज़ पढ़ाने के लिए दें तो बहुत करीब से पढ़ता है। तो ये साइंस होते हैं जो आपको पिक करने हैं कि बच्चे की नज़र कम है, पिक करके डॉक्टर साहब से कंसल्ट फिर करना है। उसमें उसकी नज़र को डॉक्टर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि आंखों के वायरल इन्फेक्शन के हवाले से आज हमारे साथ सैर हासिल की। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।